हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें आप पढ़ रहे थे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। आप इस चैप्टर में देख रहे थे जो हमारे फूड रिसोर्सेज होते हैं उसमें किस प्रकार से आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर जो उत्पादन है उसमें किस प्रकार से बढ़ोतरी करेंगे। प्लस सिर्फ उत्पादन पर ध्यान नहीं देंगे बल्कि क्वालिटी पर भी ध्यान देंगे, यानी कि गुणात्मक सुधार भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। और यहाँ पर उत्पादक जो सुधार है, यानी कि जो क्वालिटी क्वांटिटेटिव जो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट है वो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। देख लेते हैं क्या क्या चीजें अभी तक हमने डिस्कस की हैं, उसके आगे का जो टॉपिक होगा वो हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। अभी तक सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन में यही देखा था, फूड क्या होता है, फूड प्रोडक्शन के बारे में हमने जाना था, इजी है। नेक्स्ट आपने बात की थी फूड सोर्सेस के बारे में, यानी कि भोजन के क्या क्या स्रोत आपके पास आते हैं। हम जानते हैं भोजन के हमारे पास मुख्यतः दो ही स्रोत आते हैं। सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट जो स्रोत आपके पास आएगा वो है प्लांट, पौधों से हमें भोजन मिल रहा है। लेकिन हमने कहा कि हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो है एनिमल। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलिए, अब आपको पूछा गया था, आपको बताया गया था सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन डिपेंड अपॉन मैनी फैक्टर्स सच है कि आप कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसी फसल का उत्पादन कर रहे हैं, वो किन चीजों पर निर्भर करते हैं कि आप बहुत अच्छे से उस क्रॉप को क्या करें, ग्रो करवाएं। यहाँ पर आपने कहा कि आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि फसलों के बारे में समझ। आपको ये पता होना चाहिए कि फसल किस प्रकार की जलवायु में उगाई जा सकती है। ठीक है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि किस पौधे को किस पोषक तत्व की कब कितनी मात्रा में आवश्यकता है। ठीक है, हमने कहा था जब आप बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो बैलेंस डाइट हर जगह फॉलो होता है। आपने कहा बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, भोजन में सारे ही पोषक तत्व शामिल हो और उचित मात्रा में शामिल हो। यही बात प्लांट में भी फॉलो होती है कि उन्हें सारे ही पोषक तत्व चाहिए प्लस उचित मात्रा में चाहिए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहा कि फसल की उपज को बढ़ाने के लिए आपको नई नई जो टेक्निक्स होती है वो यहाँ पर पता होनी चाहिए। क्लियर है इतनी बात। चलिए, अब आप बात कर रहे थे यहाँ पर कि भारत में फसलों और पशुधन की दक्षता की आवश्यकता है, क्योंकि आपने कहा कि क्यों हम यहाँ पर जो फूड रिसोर्सेस है उसमें इम्प्रूवमेंट की बातें कर रहे हैं, क्यों हम इतनी सारी टेक्निक को पढ़ रहे हैं। सिंपल सा आपका आंसर था, आपने कहा कि क्योंकि जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, डे बाय डे जो जनसंख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन आपको फसलों को उगाने के लिए जो भूमि है वो उतनी ही है, यहाँ पर भूमि नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो आपको उतनी ही लैंड में उतनी ही भूमि में जो उत्पादन है वो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, इजी टॉपिक है। चलिए, अब आपको कुछ ऐसे एफर्ट्स बताए गए हैं कि जो कि पहले लिए गए हैं जो कि उत्पादन में वृद्धि करे, जिसमें आपने दो क्रांतियों के बारे में पढ़ा था, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। हरित क्रांति फसलों से रिलेटेड थी, श्वेत क्रांति जो डेयरी प्रोडक्ट है उनसे संबंधित थी। ठीक है, अब आपको कुछ क्रॉप के नाम बताए गए थे, एग्जाम्पल है, और उनकी वैल्यू बताई गई थी कि किस पोषक तत्व से किस क्रॉप से या किस फसल से आपको कौन सा पोषक तत्व मिल रहा है। चलिए, अब हमारे पास आ रहे थे क्रॉप के टाइप आपने देखे थे, फसलों के प्रकार आपने देखे थे, किस सीजन में बोए जाते हैं ये आपने देखा, एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं ये हमने यहाँ पर बात की थी। अब हम बात कर रहे थे क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट के बारे में कि क्रॉप वैरायटी में किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो आपने कहा कि यहाँ पर आपने संकरण के बारे में पढ़ा था, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था। क्या कहा गया था, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। चलिए, तो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट में हमने बात की थी यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की, आपने बात की थी संकरण की। क्या होता है संकरण, आपने कहा कि आपने जो अलग अलग पौधों को लिया जिनके जेनेटिक मेकअप क्या थे, अलग अलग थे, उनके बीच में आपने संकरण कराया और आपको एक नई वैरायटी वहां पर मिली है। तो इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, जो क्रॉप है क्रॉप में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। क्या आपने पढ़ा, आपने कहा संकरण द्वारा फसल में सुधार। संकरण क्या होता है, संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। संकरण का तात्पर्य आनुवंशिक रूप से भिन्न पौधों के बीच में संकरण से है। ये क्रॉसिंग इंटर वैराइटल यानी कि विभिन्न किस्मों के बीच, इंटर स्पेसिफिक यानी कि एक ही जीनस की दो अलग अलग प्रजातियों के बीच, या फिर इंटरजेनिक यानी कि विभिन्न जेनेरा के बीच में हो सकता है। ठीक है, क्या क्या बोला गया है कि दो अलग अलग वैरायटी के बीच में हम क्रॉस करा सकते हैं। ठीक है, बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम जीनस, एक ही जीनस की दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में हम क्रॉस करा सकते हैं।
या फिर बिटवीन डिफरेंट जेनर के बीच में हम क्रॉस करा सकते हैं। क्यों हम कर रहे थे? क्या एग्जाम्पल हमने लिया था? हमने कहा था कि आपके पास एक वैरायटी है ए, एक वैरायटी है बी, और एग्जाम्पल हमने क्या लिए थे? हमने कहा था ए में जो प्रोडक्शन है, यानी कि जो उत्पादन है वो आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिल रहा है। ठीक है। अगर हमने कहा कि जो वैरायटी बी है वो डिजीज के लिए क्या है? रेजिस्टेंस है। ठीक है, किसके लिए? डिजीज के लिए, यानी कि बीमारियों के लिए क्या है? रेजिस्टेंट है। यानी कि जो वैरायटी बी है वो जल्दी से खराब नहीं होती है, उससे जल्दी से कोई भी फंगल डिजीज या किसी भी प्रकार की डिजीज नहीं लग रही है। ए में प्रोडक्शन अच्छा मिल रहा है, ए में प्रोडक्शन अच्छा था, लेकिन ये क्या है, इसमें जो रोग प्रतिरोधक इसकी कैपेसिटी थी वो उतनी नहीं थी, यानी कि जल्दी फसल खराब होने का खतरा है इसमें, और फसल खराब हो भी जा रही थी। आपने कहा कि ये वाली फसल खराब तो नहीं हो रही है, लेकिन आपको इसमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है, पैदावार आपको उतनी नहीं देखने को मिली। आपने क्या किया? दोनों के बीच में क्रॉस कराया और आपको एक न्यू वैरायटी मिली, और जो न्यू वैरायटी थी उसमें आपने क्या देखा? प्रोडक्शन भी अच्छा था और डिजीज के लिए रेजिस्टेंस भी। ठीक है, क्लियर है? इसी को हम क्या कह रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं? एक अच्छी नस्ल, एक अच्छी वैरायटी को प्राप्त कर रहे हैं। जो कैरेक्टर आपको चाहिए थे वो कैरेक्टर इस नई वैरायटी में आ रहे हैं। चलिए, अब आपने देखा था कि फसल की किस्म में सुधार के विभिन्न तरीके कौन से हैं। आपने कहा था कि संकरण है, जिसमें आपने इंटरवेराइटल की बात की थी, इंटर स्पेसिफिक की बात की थी, इंटर जेनेरिक की आपने बात की थी। ठीक है। चलिए, अब आपने कहा था जीन का परिचय क्या होता है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम जीन के बारे में बात कर चुके हैं। जीन क्या होता है, डीएनए जीन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? आपने कहा एक जीन जो किसी फसल को वांछनीय विशेषताएं प्रदान करता है उसे इस प्रक्रिया में पेश किया जाता है, परिणाम स्वरूप हमें आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें प्राप्त होती हैं। सेम वही चीज की हमने बात की है, जैसे कि आपने दो वैरायटी को देखा था। आपने देखा कि जो भी जीन क्या है आपका, जो डिजायरेबल जीन है, डिजायरेबल जीन या फिर जिसे जीन ऑफ इंटरेस्ट में हम कह देते हैं, वो जीन जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि हर जीन क्या कर रहा है? कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उस जीन को हम क्या करेंगे? अपने यूज के लिए यहाँ पर क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। चलिए, अब कुछ ऐसे ही फैक्टर्स आते हैं जो कि क्रॉप ईल्ड को क्या करते हैं, जो जिन पर क्रॉप ईल्ड क्या होती है? डिपेंड होती है, यानी कि जो फसल है, फसल की जो पैदावार है वो निर्भर होती है किस पे? आपने कहा द सीड यूज्ड बाय द फार्मर, पहली ही। लेकिन आपने कहा क्लाइमेट और वेदर कंडीशन। ठीक है, तीसरा आपने कहा द ड्यूलिटी ऑफ सॉइल, और नेक्स्ट आपने कहा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ये चार चीजें हैं जो कि निर्भर करती है कि फसल की पैदावार किस प्रकार से होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले पॉइंट की, जिसमें आपने कहा था सीड यूज्ड बाय द फार्मर। जब आप क्लास 8 में थे, आपके पास साइंस का सबसे पहला चैप्टर आया था, जिसमें आपने पढ़ा था यहाँ पर क्रॉप ईल्ड के बारे में कि किस प्रकार से आप फसलों को क्या कर सकते हैं? उगा सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपने क्या देखा था जब आप क्लास 8 में अपना चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे? उसमें आपने कहा था कि जब भी आप फसलों को बोते हैं, कुछ स्टेप आपने देखे थे कि क्या-क्या स्टेप आप वहाँ पर फॉलो करते हैं। आपने कहा सबसे पहले आप क्या करेंगे? जो बीज है, बीज का चयन करेंगे। उत्तम प्रकार का जो बीज होगा उससे आप बोने के लिए सेलेक्ट कर देते हैं। ये आपने कहा था। ठीक है, यहाँ पर भी वही बात आती है कि सबसे पहले तो आप देखेंगे कि जो सीड है वो कैसा हो? हेल्दी सीड हो। आपने देखा होगा जब भी आप बीज को रखते हैं बोने के लिए, तो आप देखते हैं जो सबसे मोटे मोटे बीज होते हैं वो आप अलग से क्या करेंगे? बीज के लिए रख लेते हैं। पहली चीज हो गई। सेकेंड है क्लाइमेट और वेदर कंडीशन। आपने कहा क्रॉप दैट कैन सस्टेन डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस आर प्रेफरेबल। आपने कहा कि ऐसी जो क्रॉप्स हैं जो कि लगभग हर प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन में एडजस्ट कर जाती हैं, वही आप क्या करेंगे? प्रेफर करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक क्रॉप है जो कि बहुत अधिक टेम्परेचर पर नहीं सर्वाइव कर पाएगी, क्योंकि जो ज्यादा टेम्परेचर अगर होता है तो जो क्रॉप है वो ग्रो नहीं करेगी। आपने कहा क्रॉप बी आपके पास थी कि जो कि बहुत अधिक टेम्परेचर पर क्या कर रही थी? सर्वाइव कर पा रही थी। आपने क्या कहा? आपके पास दो प्रकार की फसलें हैं, एक ए है एक बी है। ठीक है, कोई भी फसल हो सकती है। आपने कहा जो ए है वो अधिक टेम्परेचर पर
सरवाइव कर पा रही हैं। फिर आपने कहा कि जो यहाँ पर दूसरी आपके पास क्रॉप आती है, क्रॉप बी आती है, वो क्या करती है, यहाँ पर अधिक टेम्परेचर पर सरवाइव नहीं कर पाती है। इसका मतलब इसे क्या चाहिए, लो टेम्परेचर चाहिए। लेकिन क्रॉप एट क्या जो है वो लो टेम्परेचर पर सरवाइव नहीं कर पाएगी। अब आपको एक ऐसी क्रॉप चाहिए कि जो कि अधिक अगर टेम्परेचर होता है तो भी सरवाइव कर जाए, अगर टेम्परेचर कम रहता है तो भी सरवाइव कर जाए। तो आपको यही कहा गया है कि ऐसी क्रॉप आपको चाहिए जो कि डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन यानी कि अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या करे, सरवाइव कर पाए। यहाँ पर हमने टेम्परेचर का एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर ह्यूमिडिटी हो सकती है, ठीक है, यहाँ पर जो पानी है वो हो सकती है, डे लेंथ यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट आपने क्या कहा, द ड्यूलिटी ऑफ द सॉइल, क्रॉप दैट कैन सर्वाइव इन हाईली सलाइन सॉइल आर प्रेफरेबल। आपको एक ऐसी क्रॉप चाहिए जो कि हाईली सलाइन सॉइल में क्या करे, ग्रो कर सके। और लास्ट आपका आता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी कि क्रॉप शुड बी ग्रोन एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द रीजन। क्लियर है, इजी है, कोई ऐसे टॉपिक नहीं है जो आपको समझ नहीं आएंगे। ये सारी चीजें आप अपनी डेली लाइफ में देखते रहते हैं, ठीक है, कोई नया टॉपिक यहाँ पर अभी तक नहीं आया है। चलिए अब आता है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्या बताया गया है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, आपने कहा डिफरेंट फार्मर्स कैन हैव अ स्मॉल और लार्ज फार्म ऑन विच दे कैन यूज डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस। आपने कहा कि जो फार्मर होते हैं उनमें उनके पास क्या होती है, खेती होती है, खेती करने के लिए जमीन हो सकती है, कम या ज्यादा हो सकती है। द चॉइस ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस वुड बी डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मनी। आपको कहा गया है कि जो यहाँ पर फार्मिंग की जो प्रैक्टिस होती है वो किस पे डिपेंड होती है, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। Hence, the production practice can be divided into different levels. तो यहाँ पर जो क्रॉप के प्रोडक्शन की प्रैक्टिस है वो 3 लेवल पे डिवाइड की गई है, नो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट प्रोडक्शन एंड हाई कॉस्ट प्रोडक्शन। यहाँ पर क्या है, जो फार्मर है वो अपने अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं। लो कॉस्ट प्रोडक्शन में आप जानते हैं कि यहाँ पर कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगी। लो में आपने कहा कि थोड़ा बहुत यहाँ पर क्या है कॉस्ट चाहिए होगी, और हाई कॉस्ट प्रोडक्शन में आपको पता है कि आपको एक अच्छी खासी इनकम चाहिए होगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब मेन जो पार्ट आपका यहाँ पे आता है ये आप ध्यान दीजिए। आपको कहा गया एसेंशियल न्यूट्रिएंट दैट प्लांट्स नीड। आपको अब उन न्यूट्रिएंट, उन पोषक तत्वों के बारे में बताया गया है जो कि जिसकी आवश्यकता पौधे को होती है। क्या क्या होते हैं, आपने कहा 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट हमारे पास आते हैं, यहाँ पर आपको चार्ट में दिखाया गया है। द न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है जब आप बात कर रहे थे पोषण की। पोषण में आपने बात की पोषक तत्वों की, आपने कहा पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो का मतलब होता है वो पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता आपको अधिक मात्रा में होती है। जैसे कि अगर हम अपना एग्जाम्पल लें तो हमने कहा कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, आपके पास 3 ऐसे पोषक तत्व आते हैं जो कि यहाँ पर मैक्रो न्यूट्रिएंट कहलाएंगे, क्योंकि इनकी आवश्यकता हमें अधिक मात्रा में होती है। आपने देखा होगा हम कार्बोहाइड्रेट को भरपूर मात्रा में लेते हैं, प्रोटीन और वसा को भी भरपूर मात्रा में लेते हैं। वही हम बात करें विटामिन की, तो विटामिन ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा मात्रा में लेंगे, हमें चाहिए होता है लेकिन बहुत अधिक मात्रा में हमें उसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इन्हीं से हमें क्या मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। वैसे ही प्लांट के केसेस में आपके पास वही 2 प्रकार के न्यूट्रिएंट आते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होंगे आपके, जिनकी आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है। माइक्रो कौन होंगे, जिनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। ठीक है, आपके पास यहाँ पर कुछ न्यूट्रिएंट आए हैं जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम हो गया है। नेक्स्ट है सल्फर, बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम और जिंक। ये आपके पास क्या आते हैं, 16
न्यूट्रिएंट आते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो एक बार आप नोट कर लीजिए सारे पोषक तत्वों को। चलिए, तो बात की हमने न्यूट्रिएंट के बारे में। चलिए, नेक्स्ट आपके पास आता है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडेड बाय एयर, वाटर एंड सॉइल। ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट है जो कि आपको एयर यानी कि हवा से, वाटर यानी कि पानी से, और सॉइल यानी कि मिट्टी से प्रोवाइड होते हैं। आपने कहा व्हाट हैपन इफ प्लांट्स लैक दीज न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि आपको यानी कि प्लांट्स को एयर, वाटर और सॉइल से कौन कौन से न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं। आपने कहा एयर से क्या क्या मिला, कार्बन मिला, ऑक्सीजन मिला, ठीक है। वाटर से क्या क्या मिला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सॉइल से क्या क्या मिला, मैक्रो न्यूट्रिएंट जिसमें नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है। माइक्रो न्यूट्रिएंट में क्या क्या है, आयरन है, मैग्नीज है, बोरोन है, जिंक है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है और क्लोरीन है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब आपको कहा गया क्या होगा अगर पौधे में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। आपने कहा द यील्ड में बी अफेक्टेड एज प्लांट्स वुड नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस। आपने कहा सबसे पहले तो क्या होगा, जो ईल्ड होगी, जो पैदावार होगी, उस पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर पोषक तत्व नहीं मिले हैं तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं जो प्लांट की फंक्शनिंग है वो वहां पर रुकेगी और आपको जो प्रोडक्शन है उसमें क्या होगा, वृद्धि देखने को नहीं मिलेगी। सेकेंड आपने कहा प्लांट ग्रोथ कैन बी अफेक्टेड, प्लांट कैन गेट डिजीज इजली। आपने कहा कि प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, प्लांट की डिजीज इजली यहाँ पर लग जाएगी। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट आपने कहा हाउ कैन वी इंक्रीज द यील्ड बाय प्रोवाइडिंग ऑल न्यूट्रिएंट टू द प्लांट्स। हम कैसे क्या करेंगे यहाँ पर, जो यील्ड है, जो पैदावार है, उसे बढ़ा सकते हैं। आपने कहा बाय यूजिंग मैन्योर, खाद का प्रयोग करके। ठीक है, आपने कहा मैन्योर इज प्रिफर्ड बाय यूजिंग द एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। आप खाद का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, जो पैदावार है उसे बढ़ा सकते हैं। अब खाद का निर्माण कैसे होता है, आपने कहा जो एनिमल का एक्सक्रीटा होता है और प्लांट का वेस्ट होता है, जैसे कि गाय का गोबर, जैसे कि आपने कहा कि आपने फल सब्जियों के छिलकों को एक गड्ढे में डाल दिया और वो भी क्या हो जाता है, खाद का रूप ले लेता है। तो यहाँ पे क्या किया आपने, खाद को डाला, खाद को ऐड किया और उससे आपने पैदावार को बढ़ा दिया है। ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि ये जो खाद है ये मिट्टी में क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी संख्या को बढ़ाती है, जो कि प्लांट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फंक्शन और फीचर्स ऑफ मेन्योर। मेन्योर के फंक्शन क्या क्या आपने पढ़े। आपने कहा मेन्योर मेनली कंटेन ऑर्गेनिक मैटर विच इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ये क्या करता है, जो मेन्योर होता है वो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को क्या करेगा, बढ़ाएगा। बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि जब आप क्लास 8 में थे आपने अच्छे से पढ़ा था खाद क्या होती है, खाद के क्या कार्य होते हैं, प्लस आपने देखा था कि खाद को किस प्रकार से बनाया जाता है। नेक्स्ट आपने कहा इट ऑल्सो कंटेन अ न्यूट्रिएंट इन स्मॉल क्वांटिटी विच आर देन सप्लाई टू द सॉइल ऑन एडिंग मैन्योर। इनमें क्या होता है, कुछ मात्रा में पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। द सॉइल स्ट्रक्चर ऑल्सो इनहांस ड्यू टू द मैन्योर। सॉइल का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी क्या होता है, उसमें भी इंप्रूवमेंट यहाँ पर पाया जाता है। इट टेंड्स टू होल्ड द मोर अमाउंट ऑफ वाटर। आपने किसी मिट्टी में खाद को अगर ऐड किया है तो ये क्या करेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा, जल धारण क्षमता को क्या करेगा, बढ़ाएगा। पढ़ा था आपने जल धारण क्षमता, आपने कहा अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है और हर अलग अलग प्रकार की मिट्टी की जो जल धारण क्षमता होगी वो क्या होगी, यहाँ पर अलग अलग होगी। द ऑर्गेनिक मैटर अवॉइड वाटर लॉगिंग एंड ड्रेनेज इन क्ले सॉइल। नेक्स्ट आपने कहा मैन्योर इज प्योरली ऑर्गेनिक, हैंस यूजिंग मोर मैन्योर इज कंप्लीटली हेल्दी फॉर द प्लांट एज वेल एज द एनवायरमेंट। क्योंकि खाद का जो निर्माण हो रहा है वो प्राकृतिक तरीके से हो रहा है, इसलिए खाद का जो हम उपयोग करेंगे वो मिट्टी के लिए भी हेल्दी होगा, हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी हेल्दी होगा। यूजिंग मैन्योर इज मेड टू रिसाइकल फार्म वेस्ट। अब यहाँ पर क्या होगा, जो वेस्ट होता है उसे हम रिसाइकिल करेंगे। जैसे कि आपने कहा कि जो गाय का गोबर होता है, जैसे कि आपने कहा कि जो प्लांट यानी कि पादप का जो वेस्ट होता है, फल सब्जियों की छिलके आ गए हैं, इसमें लकड़ियां आ गई हैं, ये सारी क्या हो रही हैं, रिसाइकल हो रही हैं। एक बार देखिए आप यहाँ पर मेन्योर क्या होते हैं और मेन्योर के क्या क्या फंक्शन आपने देखे। चलिए, नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक आता है
इसमें आपने खाद के बारे में पढ़ लिया है, खाद की क्या क्या विशेषताएं हैं ये भी आपने यहाँ पर देख ली है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कंपोस्टिंग के बारे में। क्या होती है कंपोस्टिंग? ये क्या है, यहाँ पर खाद के निर्माण की विधि है। कंपोस्टिंग के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, देख लेते हैं क्या क्या चीजें आपको बताई गई हैं। आपने कहा द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग फ्रॉम वेस्ट मटेरियल बाय डीकम्पोजिंग, इट इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। आपने कहा कृषि अपशिष्ट पदार्थ को विघटित करके पुनर्चक्रित करने की प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग कहते हैं। आपने एक तो कंपोस्टिंग पढ़ा था, एक आपने पढ़ा था वर्मी कंपोस्टिंग। दोनों क्या होते हैं देख लेंगे आगे। नेक्स्ट आपने कहा द प्रोडक्ट फॉर्म्स ऑन डीकम्पोजिशन इज कॉल्ड कंपोस्ट। कंपोस्ट से आप कहेंगे, आपने कहा विघटित होने पर जो उत्पाद बनता है उसे आप कंपोस्ट कह रहे हैं। देखिए कंपोस्टिंग क्या है, प्रोसेस है। कंपोस्ट क्या है, आपके पास प्रोडक्ट आता है यानी कि उत्पाद आता है। आपने कहा कि जो फार्म का जो वेस्ट होता है, अब फार्म के वेस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि आपने कहा कंपोस्टेबल, ये चीजें आपको कंपोस्टेबल बताई गई हैं, जिसमें आपको फल सब्जियां भोजन इत्यादि के बारे में बताया गया है। सारे क्या है कंपोस्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब आपने कहा कंपोस्ट होने की जो प्रोसेस है उसे कंपोस्टिंग कह रहे हैं। कंपोस्टिंग के बाद जो उत्पाद आपके पास आया है उसे आपने क्या कहा? कंपोस्ट कहा। द कंपोस्ट हैज अ हाई वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑर्गेनिक मैटर। जो कंपोस्ट आपके पास बना, जो खाद आपके पास बना है, आपने कहा उनमें क्या होती है, जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व की अधिक मात्रा यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहा द मटेरियल यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट इज एनिमल एक्सक्रीटा, सीवेज वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट एंड वीड। आपने कहा खाद तैयार करने में उपयोग की जाने वाली जो सामग्री होती है वो जानवरों का मलमूत्र है, सीवेज का अपशिष्ट है, वनस्पति अपशिष्ट है और खरपतवार है। ये सारी चीजें आप जानते हैं, जनरल टॉपिक है, आप पढ़ भी चुके हैं। अब आपने कहा वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है? सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपने कंपोस्टिंग में क्या किया, आपने जो भी यहाँ पर वेस्ट था, चाहे वो फल सब्जियों के छिलके थे, ठीक है, चाहे वो किसी एनिमल का एक्सक्रीटा था, यानी कि आपने कहा कोई भी गोबर है या फिर कोई किसी भी एनिमल का एक्सक्रीटा है, वो आपने एक खड्डे में डाला या एक जगह पे आपने डंप किया, और कुछ टाइम बाद आपने देखा कि उससे खाद का निर्माण स्वयं हो जाता है, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव होंगे वो उस वेस्ट का क्या करेंगे, अपघटन करते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग में क्या होता है कि जो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कुछ जो कीड़े होते हैं उन्हें आप यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे कि आपने कहा लाल कृमि, लाल कृमि को आप यूज करते हैं, रेड कृमि जो होते हैं, और वो क्या करेंगे, खाद का निर्माण करेंगे वहां पर। तो इसे आप क्या कह देते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग कह देते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्योर यानी कि खाद का आपको क्या बताया गया है? क्लासिफिकेशन बताया गया है। आपने कहा कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट आ गया आपके पास, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट। दोनों में क्या डिफरेंस होता है देखिए, कंपोस्ट और है और ये है वर्मी कंपोस्ट। तो कंपोस्ट क्या होगा आप जानते हैं, आपने कहा कंपोस्टिंग की प्रोसेस के द्वारा जो आपके पास खाद बनी है उसे आप कंपोस्ट कह रहे हैं। सेम वो वर्मी कंपोस्ट भी क्या होगा, यहाँ पर खाद का ही प्रकार होगा। आपने कहा अ मैन्योर प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेस्ट मटेरियल सच एज काउ डंग, सीवेज, वेजिटेबल वेस्ट एंड डोमेस्टिक वेस्ट। आपने कहा कि वो मैन्योर, वो खाद जो कि किसी भी जीव के अपशिष्ट पदार्थ से बन रही है, वेजिटेबल वेस्ट यानी कि किसी भी पादप के वेस्ट से बन रही है, उसे आपने कंपोस्ट कहा। वर्मी कंपोस्ट में आपने क्या कहा? मैन्योर दैट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द अर्थवॉर्म। आप यहाँ पर किसका यूज कर रहे हैं? अर्थवॉर्म का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से बनने वाला जो खाद होता है उसे आप क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। नेक्स्ट आपने कहा कि कंपोस्ट को बनने के लिए 3 से 6 महीने का टाइम लगता है, वहीं वर्मी कंपोस्ट को बनने के लिए 1 से 2 महीने का टाइम यहाँ पर लगता है। नेक्स्ट आपने कहा द माइक्रोब्स डीके द मैटर एंड मैन्योर इज फॉर्म। कंपोस्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा? यहाँ पर जो माइक्रोब होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जिसे आप अपघटक कहते हैं, अपघटक क्या करेंगे? इस वेस्ट का अपघटन करेंगे और खाद का निर्माण करेंगे। वर्मी कंपोस्ट में आप क्या यूज कर रहे हैं? आपने कहा अर्थवॉर्म रिड्यूस द मैटर एंड कंपोस्ट इज फॉर्म। यहाँ पर क्या होगा? अर्थवॉर्म का यूज कर रहे हैं, जिसमें आपने लाल कृमि का एग्जाम्पल देखा था। तो देखिए दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, एक बार आप पढ़ लेंगे आपको समझ आ जाएगा। चलिए अब एक और खाद के बारे में हम बात करेंगे, जिसे आपने क्या कहा? ग्रीन मैन्योर कहा, यानी कि हरी खाद कहा। क्या होती है ग्रीन मैन्योर? आपने कहा सम टाइम
Specific plants are grown and then plugged again इन द सॉइल। कभी कभी क्या होता है कि कुछ विशिष्ट पौधों को उगाया जाता है और फिर से मिट्टी में जोता जाता है। These plants decay and turn into a manure which enrich the soil mainly with nitrogen and phosphorus। तो ये पौधे सड़ जाते हैं और क्या करेंगे, खाद में बदल जाते हैं, जो मिट्टी को मुख्य रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस में से क्या करते हैं, समृद्ध करते हैं। ठीक है। प्लांट दैट आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन मैन्योर हैम क्लोवर है, पीस ग्रास मिक्सचर है। वो कौन कौन सी घास होती है जिसे यहाँ पर आप हरी खाद बनाने के लिए यूज करेंगे, आपने कहा भांग हो गया है, मटर घास का मिश्रण यहाँ पर हो गया है, आपको कुछ इमेजेस दिखाई गई हैं। ठीक है। ये सारे क्या होती है, घास होती है जिसे कि स्पेशली खाद बनाने के लिए उगाया जाता है। ध्यान रखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, ये क्या करेगा, मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस को क्या करता है, समृद्ध करता है। क्लियर है इसी बात की। ग्रीन मैन्योर क्या है, कंपोस्ट क्या है, वर्मी कंपोस्ट क्या है, तीनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, आप एक बार पढ़ लेंगे। चलिए अब बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की। ठीक है, यहाँ पर हमने बात की खाद की, अब बात करेंगे फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। आपने कहा फर्टिलाइजर्स आर आर्टिफिशियल मटेरियल दैट आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ कॉमर्शियल basis or are natural substance that ensure nutrient benefits to soil। अब यहाँ पर जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसका वही फंक्शन होता है जो किसका होगा, खाद का होगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, आपने कहा जो फर्टिलाइजर्स हैं इनमें केमिकल्स भी प्रेजेंट होंगे, जबकि जब हम खाद की बात कर रहे थे, खाद नेचुरली बन रही थी। ठीक है, कोई केमिकल यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा था। अब जो फर्टिलाइजर्स हैं उन्हें क्या किया जाता है, आर्टिफिशियली इन्हें बनाया जाता है। नेक्स्ट आपने क्या कहा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज्ड बाय फार्मर। ये कुछ एग्जांपल आपके पास आते हैं, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आपके पास आते हैं, ये आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स आपके पास आते हैं, जो कि यहाँ पर क्या करेंगे, जिनका यूज यहाँ पर फार्मर्स करते हैं। कुछ फीचर्स की बात अगर हम करें फर्टिलाइजर्स की, आपने कहा फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस टू द सॉइल। दे हेल्प इन द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई यील्ड इन द हाई कॉस्ट फार्मिंग मेथड। ठीक है। अब आपको फर्टिलाइजर्स के बारे में बताइए, फर्टिलाइजर्स के बारे में भी आपने पढ़ा था जब आप क्लास 8 में थी। अब यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है, आपने कहा जो खाद होती है उसका जो फॉर्मेशन है वो नेचुरली हो रहा है, जबकि जो फर्टिलाइजर्स हैं इनका उपयोग किसके लिए होगा, खाद के रूप में ही होगा, खाद की जगह पर ही होगा है, लेकिन इनके फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर क्या होता है, केमिकल्स का यूज होता है। अब केमिकल का यूज होगा तो ये क्या करेंगे, एकदम से अपना क्या देते हैं, इंस्टेंट यहाँ पर रिस्पॉन्स देंगे। इसका मतलब ये बहुत अधिक पैदावार यहाँ पर कर लेते हैं। लेकिन अगर आप रिपीटेडली यहाँ पर फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे तो ये क्या करेंगे, सॉइल के टेक्सचर को खराब कर देते हैं और धीरे धीरे आपको क्या होगा, यहाँ पर पैदावार देखने को नहीं मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि फर्टिलाइजर्स को आप बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये क्या करती है, मिट्टी की गुणवत्ता को खराब कर दे रही है। सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों में यही था। जब आपने खाद के बारे में पढ़ा, आपने कहा जो खाद होती है वो मिट्टी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ना ही हमारे इन्वायरमेंट को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाएगी। यहाँ पर आपने क्या कहा, जो फर्टिलाइजर्स हैं वो एकदम से यहाँ पर आपको हाई प्रोडक्शन तो दे देते हैं, यानी कि अधिक पैदावार तो आपको मिल जाती है, लेकिन कुछ टाइम तक ही मिलती है। अगर हम खाद की बात करें तो खाद में आपको एकदम से बहुत ज्यादा पैदावार देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आपको जो पैदावार है वो आपको देखने को मिलती है, यानी कि आप जितनी भी खाद यूज करेंगे उसका किसी भी प्रकार से हानिकारक प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलता है। क्लियर है दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आप एक बार देख लेंगे क्योंकि कभी कभी आपके पास डिफरेंस आ जाता है। चलिए, तो ये तो आपने पढ़ा फर्टिलाइजर्स के बारे में, जनरल इंट्रोडक्शन आपने देखा। अब आपके पास कुछ प्रिकॉशंस आते हैं जब भी आप फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे, उर्वरक का यूज करेंगे, कौन कौन सी सावधानियों को आपको यहाँ पर देखते हैं। आपने कहा फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड इन अ प्रॉपर अमाउंट एज एन एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर्स इज नॉट गुड फॉर द प्लांट। आपको यही कहा गया कि उर्वरक को उचित मात्रा में लगाना चाहिए, क्योंकि उर्वरक की अधिक मात्रा पौधों के लिए अच्छी नहीं होती है। ठीक है। लेकिन आपने कहा प्रॉपर प्रिकॉशंस रिगार्डिंग द टाइम ऑफ अप्लाइंग फर्टिलाइजर शुड बी टेकन, यानी कि उर्वरक डालने का सही समय आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। Excess use of fertilizers can lead the water pollution as the extra fertilizers get washed away during the irrigation। आपको पता है कि उर्वरकों के अधिक उपयोग से
जल प्रदूषण हो सकता है क्योंकि अतिरिक्त उर्वरक क्या करते हैं, सिंचाई के दौरान बह जाते हैं, और सिंचाई के दौरान बह जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, तो जल निकाय होते हैं वहां पर चले जाते हैं। अब वहां पर क्या होगा, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो जलीय जीव होते हैं, उनकी लाइफ यहाँ पर क्या होती है, प्रभावित होती है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स क्या है एक्चुअली में, आपकी केमिकल्स है। नेक्स्ट आपने कहा एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कैन डिस्ट्रॉय द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एज वेल। आपने कहा कि उर्वरकों का अधिक प्रयोग मिट्टी की उर्वरकता को नष्ट भी कर सकता है। ये सारी चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। आपको मेन टॉपिक आपका क्या है वो पता होना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं कि जो फूड रिसोर्सेज है हमारे, जो भोजन के स्रोत हैं, उनमें हम किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट करें, किस प्रकार से हम क्या करें, अधिक पैदावार को यहाँ पर लाएं। तो हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था कि अधिक पैदावार के साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि हमारा जो क्लाइमेट है या फिर हमारी जो सॉइल है, हमारी जो क्रॉप है, उन्हें नुकसान भी ना पहुंचे और हमें अधिक पैदावार भी यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, तो इसीलिए आपने क्या पढ़ा यहाँ पर, अभी तक खाद के बारे में पढ़ा, आपने यहाँ पर फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ा, दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो आपने पढ़ा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो टॉपिक एक बार हल्के से आप लोग घर से देख करके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।